तब अभी भी बीपीएससी पीटी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पहली बार हमें ऐसा लगा कि साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अच्छा का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, खान सर। पुलिस प्रशासन ने जब ये कहा कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, वीडियो जारी किया गया, तब जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। नोटंकी करते हॉस्पिटल में भर्ती होने का। कई वीडियो में रहमान सर ने भी कहा है कि भाई खान सर ने कहा कि कोचिंग शिक्षकों को उठवा लीजिए। बिहार में इतना परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों हो? चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कौन करेगा? पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया कि पेपर लीक में संलिप्त है। काल तो नहीं उजागर किया या प्रशासन उजागर नहीं किया, मीडिया को भी नहीं पता है क्या? बिल्कुल नाराज है और हम लोग नारा दे चुके हैं डोमिसाइल नहीं तो वोट, कि बिहार के युवाओं को, बिहार के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर वाले यहाँ आके हर गांव में बाहर के शिक्षक भर गए। अगर सरकार ने डोमिसाइल लागू नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होने जा रहा है। क्या आप लोग जो डोमिसाइल की बात कर रहे हो उसमें भी इस तरह कुछ कैपिंग का बात कर सकते हैं क्या कि 5 साल 10 साल का अगर इस छात्र आंदोलन को जो है गुमराह करने का काम जो है खान सर जैसे टीचर जो है किए थे? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया जहां कोर्ट में केस हार गए लोग? मीडिया में क्यों नहीं वो सबूत रखे हो? लेकिन खान सर ने कहीं सबूत नहीं रखा, तो इसका मतलब इनको मिल गया हिस्सा, करोड़ों रुपया मिल गया, ये चुप हो गया, यही माना जाएगा ना। प्रशांत किशोर जी 17वीं का जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो आए, उन पर आरोप लगा कि छात्र आंदोलन को हाईजेक उन्होंने किया। इस आंदोलन में आना छात्र के हित के लिए था या अपना राजनीति चमकाना? तैयारी फॉर विथ डोमिसाइल के लेकर आप 2 जुलाई से आप लोग महा आंदोलन की बात करें, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? परीक्षा में जो गड़बड़ी होते हैं उसके लिए सरकार कौन सा कदम उठा सकता है आपके अनुसार, उठा सकता है जो इसमें कंट्रोल हो, उसमें जो है अंकुश? छात्र आंदोलन को राजनीतिक दखल से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अभी 3-4-5 नेता का नाम बिहार में है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इन सब में आपको छात्र के हित में भविष्य के लिए किसको बेहतर मानते हैं? क्या छात्र लीडर दिलीप जो है भविष्य में राजनीति में आएंगे? बिहार में पेपर लीक एक आम बात हो गई है। कोई भी परीक्षा हो पेपर लीक अक्सर हो जाती है। सरकार के भी कुछ जो है नियम कानून होते हैं जो कि छात्रों के हित में नहीं होते हैं, उसके लिए अक्सर आंदोलन होता है, छात्र आंदोलनरत होते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन उनको अक्सर सरकार की दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ता है, उन पर लाठीचार्ज होता है, कई बार उनको जेल जाना पड़ता है। ऐसे ही एक शख्स है हमारे साथ जो छात्र आंदोलन को पिछले करीब 10 सालों से लीड कर रहे हैं, अलग अलग छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और कई बार जेल गए हैं, कई बार उनको पुलिस की लाठियों की मार पड़ी है, उनको चोटें आई हैं और वो लेकिन इसके बावजूद वो आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार की, जो 2 बार इस छात्र आंदोलन के कारण जेल जा चुके हैं, कईयों बार लाठी खा चुके हैं। उन्हें बताएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी को, कैसे उनकी जो है सो पारिवारिक जीवन कैसे उनका चल रहा है, किस तरीके से छात्र आंदोलन को मैनेज कर पा रहे हैं और आगे का उनका क्या आंदोलन की रूपरेखा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो दिलीप जी स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि दिलीप जी आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? थोड़ा आपके बारे में पूरा शुरुआत से जानना चाहते हैं किस तरीके से है, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और किस तरीके से आप? देखिए, मुख्यतः हम किसान परिवार से आते हैं और हम 3 भाई हैं। सबसे छोटे हम हैं और मेरे पिताजी क्लर्क थे, रिटायर कर चुके हैं 2016 में। और मेनली हम लोग का किसान परिवार से खेतीबाड़ी होता है और यही पारिवारिक पृष्ठभूमि है हमारी। किस जिले से आते हैं? हम दरभंगा जिले से हैं। दरभंगा जिले के बहादुरपुर ब्लॉक में मेरा घर पड़ता है, पूर्वी पंचायत है और गांव का नाम मोहम्मदपुर बुरगट्टा है। बचपन का कोई ऐसा शरारत याद हो जिसके कारण आपको पिताजी से डांट सुननी पड़ी हो या पिटाई खानी पड़ी हो, इस तरह का कुछ? देखिए, ऐसी तो कोई बात अभी याद नहीं आ रही, लेकिन होता है कि बचपन में जैसे दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, उसी में किसी से झगड़ा हो गया गांव में ही, तो उस बात को लेके डांट फटकार लगती थी बचपन में माताजी से, पिताजी से। बाकी और कुछ ऐसा बचपन से ही हम पढ़ने लिखने में ज़्यादा रहते थे और खेल कूद में भी बहुत कम रहते थे। गांव में ही खेल, उस समय तो इतना साधन भी नहीं था, तो गांव में ही
दोस्तों के साथ, गांव के जो लड़के थे उनके साथ हम लोग खेलते थे आपस में। बाकी अधिकतर हम पढ़ाई लिखाई में ही बचपन से ही रहे हैं। तो छात्र राजनीति में आने से पहले आपका सपना क्या था? देखिए, हम तो पटना आए ही थे कि कहीं नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, बीपीएससी से सिविल सेवा से हम अधिकारी बन जाए। बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करना ही मुख्य लक्ष्य था हमारा, और यहाँ बीपीएससी की तैयारी कर ही रहे थे। एग्ज़ाम भी कई बार दिए, मेंस भी लिखे, लेकिन उसी समय 56 से 59वीं की जब परीक्षा हुई और उसका जो मेंस होना था, उस समय जो मेंस का डेट दिया गया था वो यूपीएससी पीटी के आसपास दिया गया था, जिसको लेके हम लोग विरोध किए कि हम लोग भी उस समय यूपीएससी दे रहे थे। दिल्ली से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मुहिम में शामिल हुए और दिल्ली से ही आवाज़ उठी कि डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा है, पीटी की और ये मेंस की है। उसके बाद हम लोग कई बार आंदोलन किए। मतलब तैयारी के लिए आए थे और व्यवस्था में जो खामियां था उसके खिलाफ जो है आंदोलन में धीरे धीरे आते चले जी गए। बिल्कुल, धीरे धीरे आते गए। 56 से 59वीं में हम खुद परीक्षा दे रहे थे मेंस का। उसके बाद फिर बीपीएससी का जो लेट से एग्जाम होता था, लेट से वैकेंसी आती थी, इस सब को लेके आंदोलन करने लगे। फिर दरोगा, सिपाही, बहाली, बीएसएससी, ये सब का पेपर लीक होने लगा था, तो उसके खिलाफ लड़ने लगे। और इसके बाद करते करते हर छात्र आंदोलन में हम इन्वॉल्व होते गए। क्या छात्र नेता दिलीप की शादी हो चुकी है? हाँ, 2020 में शादी हुई है। उस समय भी हम दरोगा बहाली का जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आप शादी जो है सो लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। लव कम अरेंज वाला बात नहीं ना? नहीं, वैसी बात नहीं है, हम अरेंज मैरिज है। जब आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज होता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ा है, तो ऐसे स्थिति में परिवार के लोग का क्या प्रतिक्रिया होता है, वाइफ का, माता पिता का? देखिए, जब आंदोलन की शुरुआत हमने किया था, जब से नेतृत्व करना शुरू किया 2019 से, वैसे तो हम 2015 से आंदोलन में हैं, लेकिन नेतृत्व करना हम शुरू किए 2019 से। तो जब नेतृत्व करना शुरू किए और कई बार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जैसे अरेस्ट हो गए, तो घर से तो बड़ी परेशानी में सब रहते थे, चिंतित रहते थे। पहले बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। अब नहीं रहता। शादी से पहले की ही बात बोला मैं, जैसे माताजी, पिताजी और घर के और लोग, भैया भाभी, सभी लोग चिंतित रहते थे, क्योंकि हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान का, तो राजनीति में हम लोग कभी रहे नहीं है, न हमारा परिवार रहा, तो इसके चलते इस सब चीज से डरते थे। मेरे घर के जो भी लोग थे सभी डरते। अब डर खत्म हो गया। और शादी के बाद भी ससुराल के तरफ से सभी लोग समझाते थे कि इस सब में नहीं रहिए, इस सब से क्यों इस सब में पड़ गए हैं, इसमें जान को खतरा है, जेल जाना पड़ता है, शारीरिक कष्ट है, और ऊपर से पैसा की भी लगता है। लेकिन लोगों को कैसे समझा पाए कि नहीं हम सही ट्रैक पर हैं? तो इसी तरह हम समझाते रहे कि हम सही काम कर रहे हैं, कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। हमने उदाहरण भी दिया कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो तो सभी छात्र आंदोलन से ही उभरे हुए नेता हैं। तो ये सब जब बताए तो उसके बाद सब नॉर्मल हुए, अब नहीं डरते हैं उतना। हालांकि अभी भी जब लाठीचार्ज हो या जेल जब भेजा जाता है तो स्वाभाविक बात है, अगर किसी के पति को, अगर किसी के हस्बैंड को अगर जेल भेजा जाए तो उसकी पत्नी को तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी के बेटा को जेल भेजा जाए तो उसके माता पिता का अच्छा नहीं लगेगा। तो चिंतित तो अभी भी रहते हैं। आंदोलन बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और पटना आना जाना भी आंदोलन में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो बड़ा समझिए कि एक तरह से मतलब कष्टदायी हो जाता है मेरे लिए। अभी तो शरीर भी अब वो जवाब दे रहा है, जैसे लाठीचार्ज में बहुत बार हुआ है कि मुझे टारगेट करके मारा पीटा गया है। तो कान का भी ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर हो गया था, तो अभी भी कान पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और उसका भी इलाज चल ही रहा है। और अभी कमर से लेके पैर, पूरा दायां पैर पूरा दर्द करता है, तो अभी भी डॉक्टर से इलाज चल रहा है। बेल्ट लगाए हुए हैं, कमर में दवा खा रहे हैं, एमआरआई भी करवाना है, लेकिन अभी नहीं करवा पाए। इतना सब होने के बाद जो आप टिके हुए हैं, बार बार और जर्नी करना बंद, मतलब एकदम बंद करना है मुझे। अच्छा, जर्नी नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह है कि जर्नी नहीं करना, बाइक पे, ऑटो पे, बस से, मतलब जर्नी एकदम करना ही नहीं, करना, रेस्ट में रहना है। लेकिन अब हमारा काम ही ऐसा है कि पटना से दरभंगा आना जाना करना पड़ता है, घर से पटना आना पड़ता है आंदोलन करने के लिए, या फिर ऐसे भी पटना आते हैं छात्र हित में कुछ बात रखने के लिए मीडिया में, तो ऑटो से ही आना जाना, बस से आना जाना होता है। तो ये तो दिक्कत है शरीर के साथ भी अभी, लेकिन जब तक संभव है हम कर रहे हैं। और छात्रों से भी हम बार बार यही अपील करते हैं कि जब भी आपके हित की बात हो,
तो सभी लोग एकजुट होकर साथ दीजिए, एकजुट होकर जब सड़क पे उतरने की जरूरत हो तो एकजुट होकर सड़क पे उतर। जैसे 2 जुलाई को हम लोग फिर डोमिसाइल के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम पटना उस में। पे आएंगे। 17वीं बीपीएससी पीटी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन कर आपको गिरफ्तार किया गया था अभी कुछ दिन पहले। तो उस समय आपके मन में किस तरह का अनुभव था? क्या उस समय आपको सोच रहे थे जब आपको गिरफ्तार किया गया? देखिए, पहली बार हमें ऐसा लगा कि साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, और ये पुलिस प्रशासन ने नहीं किया बल्कि परीक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं ने करवाया है। इससे पहले भी हम मतलब पुलिस प्रशासन नहीं, आपको कोचिंग माफियाओं ने करवाया है। कोचिंग माफियाओं के कहने पर गर्दनीबाग थाना ने ऐसा काम किया, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा इनपुट है। बहुत सारे लोगों ने बाद में भी बताया, और जो घटनाक्रम हुआ उससे यही साबित होता है। क्योंकि आप देखिए, जब डिमांड हमारा पूरा हो जाता है, हम कहीं रोड जाम नहीं किए थे, हम बीपीएससी ऑफिस सिर्फ जा रहे थे, प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था। वहाँ जो बड़े पदाधिकारी थे, डीएसपी साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, और भी कई लोग थे, उन लोग मजिस्ट्रेट साहब थे, खान सर जो है मजिस्ट्रेट साहब, वो बुलाए थे हमें कि 4 लोगों को लेके आप आइए। और बीपीएससी ऑफिस हम लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में वार्ता करने जा रहे थे, और उसी बीच से हमें खींच कर मारा गया। उसी बीच से हमें खींच कर मारा पीटा गया बेली रोड में। उसके बाद स्टूडेंट्स ने, और गिरफ्तार करने की कोशिश वहाँ की गई थी एक पुलिसकर्मी के द्वारा, जो कि परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के कहने पे ऐसा करते हैं। जबकि बड़े पदाधिकारी हमें बुला रहे थे, और वो लेके हमें जा रहे थे। मतलब बड़े पदाधिकारी आपको वार्ता के लिए बुला रहे थे और ले जा रहे थे, अपने साथ ले भी जा रहे थे। और उस बीच से खींचकर जो रणविजय या रणवीर जो भी नाम है, सचिवालय थाना में पहले थे, अब शायद गर्दनीबाग थाना में उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो मुझे मारे पीटे और अरेस्ट करना भी चाह रहे थे, गाड़ी में बैठाना चाह रहे थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें उनसे छुड़वा लिया, खींच लिया। उसके बाद बहुत बुरी तरह में मारा पीटा गया था, और उसमें भी पीछे से कमर पे मारा गया था, जिसके चलते भी अभी दिक्कत हो रही है। 12 अगस्त को भी उन्होंने टारगेट किया था, वहीं बेली रोड में ही। तो स्टूडेंट्स ने हमें क्या किया, गर्दनीबाग या LNJP अस्पताल है शास्त्री नगर थाना के आसपास, वहाँ पे हमें भर्ती कर दिया। 1.5-2 घंटा हम लोग वहाँ रहे। जब पता चला कि स्टूडेंट सभी गर्दनीबाग जा रहे हैं, बेली रोड से वहाँ से हटा दिया जा रहा है, और पुलिस जो है सब स्टूडेंट को गर्दनीबाग ले जा रही है, तो फिर हम वहाँ से गर्दनीबाग चले गए। और वहाँ हम देखे कुछ कोचिंग वाले आ गए अपना चेहरा चमकाने के लिए, और बाद में पता चला कि वही कोचिंग, जो फेमस कोचिंग वाले हैं, जो पटना के फेमस कोचिंग वाले हैं, उन्होंने ही हमारी गिरफ्तारी करवाया। थाना में जाकर उन्होंने ही गिरफ्तारी करवाया जब, और उसी समय नोटिस भी आ गया, डिमांड पूरा भी हो गया, और गर्दनीबाग से हमें अरेस्ट किया जाता, जो कि धरना स्थल ही है। हम कहीं रोड तो जाम नहीं कर रहे थे। अगर गर्दनीबाग से हमें अरेस्ट किया जाता तो उन शिक्षकों को भी गिरफ्तार करना चाहिए था, जो आंसर वहाँ रहे थे, जो वहाँ रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन उसमें से एक शिक्षक, जो फेमस शिक्षक थे, वो गर्दनीबाग थाना में बैठे हुए थे, और उन्होंने ही भेजा था कि अरेस्ट करवाया, दिलीप कुमार को अरेस्ट करवा। और जब हम थाना में जब हमें अरेस्ट करके ले जाया गया, तब वहाँ जाके वहाँ से वो शिक्षक का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते, खान सर नाम है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सही बात है ना। और गिरफ्तारी मेरी होती है, और वो सारे चैनल पे चलवाते हैं अपना सोशल साइट पे कि खान सर की गिरफ्तारी हो गई। हाँ, चला था, बहुत ज्यादा चला था, सारे नेशनल चैनल पे चला था। लेकिन कोई भी चैनल ने ये जिम्मेवारी लिया कि अगले दिन जब पुलिस प्रशासन ने वीडियो जारी करके कहा कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही उन्हें बुलाया गया था, वो खुद थाना में आए थे, तो ये खबर भी चलाना चाहिए था सभी चैनल को। खान सर ने झूठी खबर चलवाई, खान सर गिरफ्तार नहीं हुए थे, नहीं चलाया। और उसके बाद जब ये पुलिस प्रशासन ने जब ये कहा कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वीडियो जारी किया गया, तब जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते, नौटंकी करते हॉस्पिटल में भर्ती होने का। आप सोचिए, तो ये झूठ पे बहुत ज्यादा, मतलब कि साजिश के तहत गिरफ्तार कौन होता है? दिलीप कुमार, और उसका प्रचार होता है खान सर का। तो आप सोचिए किस तरह का माने ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, झूठे साजिश की जाती है। जमानत आपको मिल गई, उसके बाद जमानत के बाद आपका रणनीति में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि जमानत तो मिलनी थी ना। 2021 में भी आपकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी, 11 फरवरी 2021। उस बार 15 दिन रहे थे, इस बार 6 दिन रहे, तो बार बार गिरफ्तारी होती है। कई रणनीति में कुछ बदलाव आया है कि अगर हम गिरफ्तारी से बचने के लिए, या आंदोलन का जो आपका तरीका, उसमें कुछ बदलाव रणनीति में कुछ लाए हैं? या कुछ तो हमेशा बदलाव लाते ही रहते। और जब छात्र हित की बात है तो हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करते ही हैं। अब सरकार की मर्जी, जब होता है लाठीचार्ज कर देती है सरकार, जब मन होता है जेल भेज देती है। लेकिन 6 दिसंबर वाले आंदोलन में मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, मेरी अंतरात्मा कह रही है, और कई लोगों ने भी हमें बताया, और यहाँ तक कि रहमान सर ने भी कहा है कई वीडियो में
कई वीडियो में रहमान सर ने भी कहा है कि भाई खान सर ने कहा कि कोचिंग शिक्षकों को उठवा लीजिए, कोचिंग शिक्षकों को उठवाइए, गिरफ्तार करवाइए, एक वीडियो में कहा है उन्होंने। तो ये तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आप लंबे समय से छात्र आंदोलन में हैं, आपके प्रयास से कई परीक्षा में गड़बड़ियों का जांच हुआ है, कई लोगों को उसमें जो है गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है। तो बिहार में इतना परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों होती है? आपको क्या लगता है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं? बिहार में फैक्ट्री नहीं है, उद्योग धंधा है नहीं कुछ, तो चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कौन करेगा? मतलब ये बड़ा आरोप है। नहीं, आरोप नहीं, ये सही बात है। सही बात। और उसके बाद कोचिंग वाले जो हैं, नाम के बहुत सारे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कोचिंग वाले ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं दलालों को, सेटर को, नेताओं से कांटेक्ट करते हैं कि जब फंसे तो वो बचा ले, और नेताओं को फंडिंग करते हैं और इसके बदले ये सेटिंग का काम करते हैं। जैसे संजीव मुखिया हुआ, अब देखिए उसका किस बड़े बड़े नेता से जानकर, उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है। नहीं चुनाव लड़ चुकी, तब सोचिए, ऐसे मैंने ऐसे तो नहीं कहा, वो हर पार्टी में उससे नवारी कर चुका है, हर पार्टी से उसका संबंध है, और कई कोचिंग वाले से उनका संबंध है। तो जब तक नेताओं का संरक्षण बंद नहीं होगा, जब तक सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी। पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया कि पेपर लीक में संलिप्त है। संजीव मुखिया ने भी कुछ कोचिंग शिक्षक का नाम बताया, लेकिन आज तक किसी कोचिंग शिक्षक का नाम उजागर नहीं किया गया। और सरकार तो नहीं उजागर किया या प्रशासन उजागर नहीं किया, मीडिया को भी नहीं पता है क्या कि टीचर का नाम आया है? मीडिया वाला इस बार खबर छपी कि 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आ रहा है, लेकिन अखबार में ये नहीं छपा कि कौन से 3 शिक्षक है। वो छपना चाहिए था और ये सार्वजनिक होना चाहिए था। आपने एक और क्वेश्चन था, उसका जवाब दे दिया कि जो गड़बड़ियां होती है प्रशासन और सरकार के मिली भगत के बगैर हो सकती है क्या? देखिए, कहीं कहीं तो मिली भगत के बगैर भी हो जाती है। जहां सरकार और प्रशासन की मिली भगत नहीं होती है, वहां भी गड़बड़ी होती है, और वैसे मामलों में सरकार तो कार्रवाई कर देती है। लेकिन जहां सरकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, वहां क्या होता है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़े बड़े लोगों को बचा लिया, जैसे एसके सिंघल को बचाया हुआ है अभी तक। एसके सिंघल जो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, सीएसबीसी के चेयरमैन उनको बनाया गया। हमने उसी समय ये मुद्दा उठाया था कि ऐसे लोगों को सीएसबीसी का चेयरमैन नहीं बनाया जाना था। और देखिए, परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, उनकी संलिप्तता आ रही है सामने, लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी जो है अपने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, नजारत होने के बाद भी बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं लगी है, बचा लेते। कहा जाता है कि पटना या बिहार के दूसरे जिलों में के भी जो बड़े जिले हैं जाके, कि बड़े जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, उसी मतलब कि ये पेपर लीक माफिया की तरह काम करते हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं, आप भी, हमको लगता है कि हम देते हैं ये बात। तो इसमें कितना सच्चाई है आपकी? ये बिल्कुल सही, 100% सही बात है कि बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो कोचिंग की आड़ में गलत काम करते हैं। वो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, और भी कई तरह के गलत काम करते हैं। और भी पटना के बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, तभी तो पटना के कोचिंग वाले का नाम आ रहा है। अगर छोटा, आप हमेशा खान सर का नाम तो आप लिए हैं, आज भी, पहले भी लिए हैं, तो बहुत सारे में आप कुछ और का नाम बता सकते हैं? पेपर लीक में कौन शिक्षक है तो जांच एजेंसी बताएगी ना। अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहेगा तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि वो कोचिंग वाला बड़ा कोचिंग वाला है, तभी तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर छोटा कोचिंग वाला होता तो कार्रवाई हो चुका होता। आप डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए आप जो है आंदोलन 2 जुलाई से करने वाले हैं, पहले भी कुछ दिन पहले की, तो इसको लागू करने में अड़चन क्या है? सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है पूरे तरीके से? देखिए, सरकार अब क्यों नहीं लागू कर रही है तो सरकार ही जानेगी, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि सरकार में जो कुछ अधिकारी हैं और वो यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, अन्य राज्यों से संबंधित हैं, और इसके चलते वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू। और खासकर कुछ नेता ऐसे हैं जिनको बाहर के उद्योगपति, बिजनेसमैन सब फंडिंग करते होंगे चुनाव में, और इसके वजह से भी डोमिसाइल चाहते हैं कि नहीं लागू हो। कुछ नेता, मैं सभी की बात नहीं। लेकिन इससे तो युवाओं का एक बड़ा वर्ग तो नाराज हो सकता है, तो वोट बैंक पे असर पड़ेगा। बिल्कुल नाराज है, और हम लोग नारा दे चुके हैं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। वही अगला क्वेश्चन वही है, तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं आपका नारा है, तो अगले चुनाव में इसको किस तरीके से समर्थन मिल सकता है? बहुत समर्थन अभी से ही मिल रहा है। हम हर जिला में जाकर युवाओं को यूनाइट करने जा रहे हैं, और आम जनता के बीच भी इस बात को रखेंगे कि बिहार के युवाओं को, बिहार के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही है, और बाहर वाले यहाँ आके हर गांव में बाहर के शिक्षक भर गए हैं।
बहुत सारा फर्जी तरीके से शिक्षक वाले में खास के अभी ज्यादा फर्जी तरीके से आए हैं। तो ये सब चीज हम लोग गांव-गांव जाके समझाएंगे। अगर सरकार ने डोमिसाइल लागू नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होने जा रहा है। अगले चुनाव में सत्ता तो इसका नुकसान बिल्कुल होगा। और नीतीश कुमार जी अगर डोमिसाइल लागू कर देते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाल दे, बीएसएससी सीजीएल 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाल दे, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाल दे, एसटीईटी डोमिसाइल के साथ जल्द विज्ञापन निकाल दे और सभी भर्ती में डोमिसाइल से लागू कर दे, तो हम लोग नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने वाली है, उसके लिए किसमें डोमिसाइल लागू हो रहा है। मीडिया में भी खबरें दो तरह की हैं और सम्राट चौधरी का जो यानी कि डोमिसाइल नीति लागू हो रहा है, उनका जो स्टेटमेंट है या उनका जो पोस्ट है उसके हिसाब से, लेकिन मीडिया में दो तरह की खबर है। एक कह रहा है कि नहीं, इस तरह का नहीं है बात इसमें। आपका क्या इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन? जो सारे मीडिया ने चलाया है कि डोमिसाइल लागू है, लिपिक, परिचारी और लाइब्रेरियन बहाली में नियमावली जो आई उसमें कि डोमिसाइल लागू है। सिर्फ एक अखबार ने और एक टीवी चैनल ने ये कहा कि नहीं लागू है। तो जिन्होंने कहा कि नहीं लागू है उनको थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखना चाहिए। अभी 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। अभी विशेष शिक्षक के लिए आया नोटिफिकेशन, उसमें लिखा है भारत का नागरिक, यानी कि यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है भारत का नागरिक। लेकिन जो लाइब्रेरियन का नियमावली बना है उसमें लिखा है भारत का नागरिक हो एवं बिहार का निवासी। मतलब एवं है और नहीं है। भारत का नागरिक तो होगा तब ये बिहार राज्य से नागरिक होगा। भारत का नागरिक होना ही है भाई, बिहार का नागरिक थोड़े होता है। नागरिक हम लोग देश के होते हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन निवासी कोई यूपी का होगा, कोई झारखंड का होगा, कोई बिहार का होगा। तो जैसे यूपी का शिक्षक का है नोटिफिकेशन, एक उसमें है क्या, भारत के नागरिक हो एवं यूपी का निवासी हो तो निरंतर 5 साल से यूपी में निवास कर रहे हैं। क्या आप लोग जो डोमिसाइल की बात कर रहे हैं उसमें भी इस तरह कुछ कैपिंग का बात कर सकते हैं क्या कि 5 साल 10 साल का? अगर इस तरह हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं ना, बिहार का अस्थायी निवासी हो, मूल निवासी, या फिर आप कर दीजिए कि 10 साल से निवास कर रहा, ये तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं। ये जो मीडिया ने जो खबर चलाई, दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट किया है, फेसबुक ट्विटर दोनों जगह है कि डोमिसाइल लागू है। किसकी बात हम लोग माने? जब सरकार ट्रिप में है कि बिहार का निवासी हो गया भाई, बिहार का निवासी। यूपी वाला कैसे बिहार का निवासी होगा? झारखंड वाला बिहार का निवासी हो जाएगा क्या? राजस्थान वाला बिहार का निवासी कैसे हो जाएगा? तो ये तो आप लोग का जो मान है उसको थोड़ा सा अंशतः, मतलब थोड़ा आंशिक रूप से सरकार जो है कंसीडर किया है। और अभी हम लोग 2 जुलाई को जो आंदोलन करेंगे उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं सभी में लागू हो डोमिसाइल। आप एक बार हम कहीं देख रहे थे आपका वीडियो कि आपने कि छात्र आंदोलन को जो है गुमराह करने का काम जो है खान सर जैसे टीचर जो है किए थे, इसमें क्या सच्चाई है? थोड़ा हमको अगर खान सर स्टूडेंट के हित में सोच रहे हैं, सच में स्टूडेंट के हित में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है 17वीं बीपीएससी में, और हमारे पास सबूत है किस अधिकारी के खाते में पैसा गया, किसकी पत्नी के खाते में गया, किस कंपनी में गया, सारा कितना जानकारी उनके पास। तो फिर उन्होंने पटना हाई कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिया जहां कोर्ट में केस हार गए लोग? मीडिया में क्यों नहीं वो सबूत रखे? हो रखना चाहिए था मीडिया में सर। मतलब ऐसा तो नहीं था कि खान सर अपना हवाबाजी करने का अपना हाइप लेने के लिए पाए रहे थे। अगर हवाबाजी करने के लिए भी बोले तो भी गलत किया उन्होंने। स्टूडेंट्स के साथ छलावा किया, धोखा दिया, उन्होंने जो झूठा सपना दिखाया, स्टूडेंट को पढ़ाई बाधित किया उन्होंने। उनके सबूत के जो दावा था उसके आधार पर स्टूडेंट ज्यादा एग्रेसिव हुए होंगे। ये भी हो सकता है उनको पैसा मिल गया हो इसलिए चुप हो गया हो। जब हम भी पेपर लीक की बात करते हैं, सबूत देते हैं, तो हमारे पास भी ऑफर आता है कि इतना करोड़ रुपया ले लीजिए, चुप हो जाइए। चाहता है, बिल्कुल आता है। 67वीं बीपीएससी में हमारे पास कई लोग ऑफर दिए, सिपाही भर्ती में कई लोग ऑफर दिए, उसके बाद टीआरई 3 में कई बार ऑफर आया, फोन आया। लेकिन इतने ऑफर के बाद भी स्टूडेंट लीडर ये बात है तो छात्रों के हित के लिए कोई समझौता नहीं। ये समझौता नहीं कि हमने परीक्षा कैंसिल करवाया, सबूत दिया मीडिया में और सरकार के पास रखा, लेकिन खान सर ने कई सबूत नहीं रखा। तो इसका मतलब कि इनको मिल गया हिस्सा, करोड़ों रुपया मिल गया, ये चुप हो गया, यही माना जाएगा ना। और अभी डोमिसाइल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक शब्द डोमिसाइल पे बोलते, एक वीडियो बना देते डोमिसाइल के पक्ष में। जिस दिन हम लोग छात्र हित में कोई भी आंदोलन करे, चाहे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करे या डोमिसाइल को लेकर आंदोलन करे, ये क्या करते हैं? कोचिंग क्लास चलाते रहते हैं, कोचिंग बंद नहीं करते हैं। तो कैसे हम समझे कि छात्र हित में काम कर रहे हैं? कैसे समझे? मतलब छात्रों का आंदोलन चल रहा है, छात्र जो है सो इस चीज को बंदी की बात करते हैं, लेकिन खान सर अपना धंधा चलाते रहते हैं बस। लेकिन बिजनेस मतलब बिजनेस जब हालत है कि हमको कुछ फायदा हो सकता है तो वो
दिखते हैं कहीं किसी के लिए लेते हैं, छात्रों को गुमराह करने के लिए जाते हैं। एक और है प्रशांत किशोर जी, 17वीं का जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो आए, उन पर आरोप लगा कि छात्र आंदोलन को हाईजैक उन्होंने किया, 15 दिन अनशन भी किए, वो किए। तो क्या लगता है कि उनका जो इस आंदोलन में आना छात्र के हित के लिए था या अपना राजनीति चमकाने के लिए था? देखिए, ये तो जब आपने सवाल किया तो सीधा सा बात है कि छात्र के हित के लिए नहीं, उनको अपना फायदा उठाना था, राजनीतिक फायदा के लिए था। ये तो कोई भी नेता आए हो, चाहे कोई भी नेता आए हो, छात्र हित में कोई नेता नहीं आए थे, सभी अपना फायदे के लिए आए थे। क्योंकि जब वो सरकार में होते हैं तो पेपर लीक पर चुप्पी साध लेते हैं। तो कैसे हम समझे कि छात्र, जब 12 अगस्त को हम लोग लाठी खाए तो उस समय प्रशांत किशोर जी ने कहा था, मीडिया ने सवाल किया तो कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, हमारी सरकार बनेगी, समस्या दूर कर देंगे। तो फिर जब आप कहा आंदोलन से कुछ नहीं, तो फिर कैसे छात्र के आंदोलन में घुस गए? जब 29 दिसंबर को आंदोलन हुआ, गांधी मैदान में सबको बुलाए, आप निकल गए पहले, प्रशांत किशोर जी छात्र पीट गए। फिर कम्बल प्रकरण हुआ, देखिए कम्बल वाला छात्र बहुत, इस सब को मैनेज करने के लिए वो अनशन पे बैठे, मजबूरी में बैठे, क्योंकि बदनाम ही हो गए भी छात्रों के बीच। हम ये दिखा दे कि देखिए आपके लिए हम ये करें। आप कौन सा अनशन आप कर रहे हैं कि घर बैठ के अनशन कर रहे हैं? ये कौन सा अनशन हो रहा है कि घर बैठ के अनशन? अपने घर में बैठ के कहीं अनशन होता है? गांधी मैदान से आप बैठे, ठीक है, गांधी मैदान में बैठे, हम उसके लिए धन्यवाद देते, लेकिन वो छात्र हित में नहीं था, वो उनके अपने हित में था। क्योंकि अगर छात्र हित में होता तो जब वो सरकार में थे, उसमें भी एक चीज राजनीति वगैरह था, जब सरकार में थे उस समय पेपर लीक हुआ था। प्रशांत किशोर जी भी सरकार में रहे, जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार जी के बाद दूसरे नंबर पे थे। वो एक तरह से समझिए तो उत्तराधिकारी घोषित हो चुके थे, उस समय पेपर लीक हुआ तो उस समय तो चुप थे। तो कैसे हम मान ले? मतलब विपक्ष में है तो राजनीति करने के लिए। 5 जून को भी हम लोग डोमिसाइल पे आंदोलन किए। एक भी वीडियो फुटेज या पेपर कटिंग बताइए कि उन्होंने पोस्ट किया हो, या बिहार के किसी नेता ने पोस्ट किया हो, किसी भी नेता ने पोस्ट किया। हम लोग कितना बार लाठी खाए, जेल गए, कितनी बार ये लोग पोस्ट किए कि भाई गलत हुआ है, जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए या जेल से छुड़वा देते हैं, कितनी बार, कोई भी नेता नहीं। तैयारी 4 विथ डोमिसाइल के लेकर आप 2 जुलाई से आप लोग महाआंदोलन की बात करें, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? तैयारी 4 विथ डोमिसाइल, इसके अलावा और भी डिमांड है, बीएसएससी सीजीएल 4 विथ डोमिसाइल, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, एसटीईटी डोमिसाइल के साथ, ये सारा डिमांड है। और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, इसको लेके हम लोग 2 जुलाई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज में आंदोलन रखे, पटना कॉलेज में इकट्ठा होंगे, वहां से हम लोग मार्च निकालेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। एक परीक्षा में जो गड़बड़ी होते हैं उसके लिए सरकार कौन सा कदम उठा सकता है, आपके अनुसार उठा सकता है जो इसमें कंट्रोल हो, उसमें जो है अंकुश ले? कि सबसे पहला कदम तो यही उठाए सरकार कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र छोड़ दे, जांच एजेंसी को जांच करने दे, और जिसकी भी गिरफ्तारी वो करते हैं करने दे, किसी को बचाए नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया, आज तक उसका नाम उजागर नहीं हुआ, न उस पर कोई कार्रवाई हुई, तो फिर पेपर लीक कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा। परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया को जब सरकार बचाएगी तो आगे पेपर लीक रुकेगा? इसे साथ हाथ करेगी, उससे डोनेशन लेगी। जो भी नेता, जो भी अधिकारी, जो भी कोचिंग शिक्षक या कोई भी जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उसको बचाए नहीं सरकार, उसको जेल भेजे। देखिए रुक जाएगा पेपर लीक। लेकिन यहाँ तो उसको टिकट दिया जाता है, तो कैसे पेपर लीक रुकेगा? छात्र आंदोलन को राजनीतिक दखल से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपका इतना लंबा अनुभव है, आप वो थोड़ा छात्रों के लिए जो अलग अलग आंदोलन करते रहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स। देखिए, हम जब से आंदोलन का नेतृत्व किए, हम अपने आंदोलन में कभी भी किसी नेता को या कोचिंग शिक्षक को नहीं आने देते हैं, मना कर देते हैं, हाथ जोड़ के मना करते हैं कि अगर नेता लोग आएंगे तो सरकार और आयोग यही कहेगी कि ये नेताओं का आंदोलन है, ये विपक्षी पार्टी करवा रही है, विपक्ष के नेता करवा रहे हैं। और कोचिंग शिक्षक आते हैं तो सरकार को बहाना मिल जाएगा, ये तो कोचिंग वाले आंदोलन करवा रहे हैं। तो इसी आंदोलन का जो मुद्दा है वो गायब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और सरकार ध्यान नहीं देगी। छात्र आंदोलन का मतलब विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन, जिसमें छात्र और छात्राएं रहे, मैंने स्टूडेंट्स रहे। जिनको सपोर्ट करना है नैतिक समर्थन करे, अगर नेता को समर्थन करना है तो वो सड़क पे उतरे, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ। बिल्कुल। कोचिंग वाले को आंदोलन करना है, कोचिंग वाले वीडियो बना के सपोर्ट करे, कोचिंग उस दिन बंद कर दे आंदोलन के समय में, इतना सपोर्ट करे। लेकिन अगर आंदोलन में आते हैं तो इससे क्या होता है, आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है। जैसे 17वीं बीपीएससी में देखिए, राहुल गांधी तक आ गए, तेजस्वी यादव जी गए, और सब बिहार के नेता चले गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? एक जांच कमेटी तक नहीं बनी, क्योंकि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। सरकार कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि
कोचिंग वालों की भूमिका के बारे में हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दिया। तो आप सोचिए कि किस दिशा में आंदोलन को ले गए लोग। कुछ 4-5 वहाँ कोचिंग शिक्षक थे जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए, और नेता लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए स्टूडेंट्स का। पिछले दिनों बिहार के राज्यपाल एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में गए थे, तो महामहिम राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से किसी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जाना, क्या यह परिपाटी सही है? एक छात्र लीला ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इसको बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। आप राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पे हैं, राज्यपाल को निष्पक्ष माना जाता है, हालांकि होता नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पे तो हैं। तो आप किसी कम से कम दिखना तो चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी का निरीक्षण आज तक नहीं किए, किसी कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, और आप कोचिंग शिक्षक की क्लास में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं। अगर आपको उनसे पर्सनली व्यक्तिगत कुछ था तो उनके घर पे चल जाते, और उनके घर पे जाते, कोचिंग घर जाके आप बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के बीच भी हम आएंगे। कभी आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच नहीं गए, जबकि यूनिवर्सिटी का सर्वे सर्वा आप ही होता है। अलग आप ही हैं, यूनिवर्सिटी का सर्वे सर्वा आप है, और यूनिवर्सिटी तक नहीं गए, सेशन लेट है उसका, उस पर आपने कभी वीसी से बात की, किसी यूनिवर्सिटी के वीसी से, और कोचिंग शिक्षक के आप कोचिंग में जाते हैं। और दूसरा चीज ये भी है, एक परिपाटी बिहार में शुरू हुआ कि एनजीओ सब क्या करते हैं, एनजीओ जिसका कभी नाम भी नहीं सुने हैं, कोई प्राइज दे देते हैं, प्राइज का घोषणा कर देते हैं, बिहार केसरी, तो बिहार रत्न, तो कौन कौन रत्न, और राज्यपाल को बुला लेते हैं और खान सर को बुला लेंगे और उनको प्राइज देंगे, और ऐसे राज्यपाल प्राइज देंगे, लगता है कि सरकारी प्राइज मिल रहा है, राज्यपाल प्राइज दे रहे हैं अपने यहाँ। तो ये गलत है, ये नहीं है ना। संगठन के द्वारा बिहार केसरी प्राइज कौन दे सकता है भाई? बिहार केसरी प्राइज, बिहार रत्न प्राइज, ये कौन सा बात हुआ? कल को कोई भारत रत्न देने लगेगा कोई प्राइवेट संस्था? ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। और ये प्राइज कैसे दिया जा रहा है, कैसे मिल रहा है, हमको नहीं पता है। सबको पता है कैसे पैसा दे के प्राइज खरीदा जाता है। तो ये जो एनजीओ वाले जो नौटंकी कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। ये बंद, ये शिक्षा माफियाओं को बुलाकर आप उनको प्राइज दे रहे हैं, शिक्षा माफियाओं को, कोचिंग माफियाओं को। प्राइज दिया ही इसलिए जाता है मेरे हिसाब से कि ताकि उसका प्रमोशन कुछ ज्यादा हो जाए। पैसा ले लिया जाता है, प्राइज दे दिया जाता है। भाई 10 लाख रुपया दीजिए, आपको बुला के हम प्राइज दे रहे हैं। ये सब बंद कीजिए, ये सब नौटंकी बंद कीजिए आप लोग, पोल खुल जाएगा सबका। आप जो है सो जब आरजेडी शासन में थी, सरकार में शामिल थी, तब भी आंदोलन कर रहे थे, किए हैं। जेडीयू जो है बीजेपी की सरकार है अभी, या पहले रही है तब भी आप आंदोलन किए हैं। तो इस दौरान आपको छात्रों के प्रति सरकार का रवैया या आंदोलनकारियों के प्रति किस सरकार का ज्यादा संवेदनशील आपको लगा, कंपेरेटिव? जब तेजस्वी साथ में थे तब, या बीजेपी जेडीयू वाला जो सरकार है उसमें? देखिए, हमको तो दोनों का बराबर ही लग रहा है, कहीं हमको अंतर नहीं लग रहा है। अंतर होता है मुद्दा पे, कि किस मुद्दा पे हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेके होता है अंतर थोड़ा सा। तो अंतर सरकार में नहीं होता है, मुद्दा पे अंतर हो जाता है वहां पे। और जदयू तो हमेशा से, जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार में ही रही है। हर गठबंधन की सरकार में हम लोग मार खाए हैं, जेल गए हैं। तो इसलिए और किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, तो भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं तो तेजस्वी जी फोन करके या ऐसे बुला लें। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स मिलने भी जाते तो नहीं मिलते थे। उसी तरह सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी नहीं आंदोलन करते। कहाँ कभी मिलते हैं कि हम मिला के भाई बुला के बात कर ले प्रतिनिधि मंडल से? कोई नहीं करते हैं, बस लाठी चलवाते हैं, लाठी खाते हैं हम लोग, कोई अंतर नहीं है। अभी 3-4-5 नेता का नाम बिहार में है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव। इन सब में आपको छात्र के हित में भविष्य के किसको बेहतर मानते हैं आप व्यक्तिगत तौर पर किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, बेहतर अब क्या क्या आपने ऑप्शन नहीं सा दिया है, बेहतर तो आपको अब अभी तो सब बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन बेहतर क्या माना जाए किसी को? अब एक है जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बाल कटाने मुंबई जाते हैं, तो वही अब क्या कहा जाएगा, कैसे विश्वास किया जाए? तेजस्वी यादव जी डोमिसाइल की बात करते हैं, जब सरकार में थे तो डोमिसाइल हट गया, तो कैसे किन पे मतलब उससे पहले डोमिसाइल था, TR1 में लगा था डोमिसाइल भाई। STT डोमिसाइल पहले से था, STT में डोमिसाइल था। मतलब जब तेजस्वी जी सरकार में थे उस समय डोमिसाइल हटा लगा और फिर लगा भी सर्दी में लगा, फिर हट भी गए। जबकि STT में पहले से लगा हुआ था। तो ये सरकार में आने के बाद कौन क्या करेंगे, ये तो आने के बाद ही पता चलता है। प्रशांत किशोर जी, सच पूछिए तो जब जन स्वराज का उन्होंने नींव रखा,
2022 में। तो हमको भी लगा कि चलो जो हम सोच रहे हैं उसी दिशा में कुछ माने ये करने जा, लेकिन अब धीरे-धीरे देखिए वो अपनी बातों पे ही मतलब अडिग नहीं रहे, अपनी बातों से ही माने पलटी मारते रहे। बार-बार वो परिवर्तन करते रहे अपनी बातों से। शुरू से लेके अभी पहले तो बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग का ये सामाजिक संगठन रहेगा, फिर बाद में कहे कि 2029 में चुनाव लड़ेंगे, 30 में, फिर बाद में हुआ कि इसी बार चुनाव लड़ेंगे, फिर बोले कि जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे, फिर बोले कि हम ईबीसी को इतना करेंगे, मुस्लिम को इतना देंगे, मुस्लिम सभा करते हैं तो ईबीसी सभा करते हैं, तो ये सभा करते वो सभा करते, तो फिर तो दूसरे दल के नेताओं को भी शामिल कर रहे हैं। और वैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी रहे हैं वैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो लुटेरा है। तो फिर आप में और दूसरे पार्टी में अंतर क्या रह गया? अगर ये अपने स्टैंड पे कायम रहते प्रशांत किशोर जी, तो हम लोग भी जुड़ जाते इनसे, जुड़ जाते। लेकिन ये तो हम तो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, ये देखते अगर सही दिशा में और रहेंगे तो जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ देख रहे हैं कि बाहर वैसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो दूसरे पार्टी में रह के गलत काम किए हैं, तो फिर कैसे जन समाज लाएंगे? बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, क्या छात्र लीडर दिलीप जो है भविष्य में राजनीति में आएंगे? देखिए आप सवाल जो कर रहे हैं, अभी आपने सवाल किया कि छात्रों के लिए कौन बेहतर है, इन लोगों का नाम बताइए। तो अभी छात्रों के लिए तो कोई लड़ नहीं रहा है। छात्रों के लिए लड़ कौन रहा है? दिलीप कुमार। और किसी पार्टी से हम हैं नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं किसी पार्टी या नेता से। हर तरह से लोग जांच करके देख लिया, सरकार ने भी जांच करवा लिया। तो अगर छात्र कहेंगे, बिहार के युवा कहेंगे तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, ये बिहार के युवा तय करेंगे, हम ये तय नहीं करेंगे। सब राजनीतिक आदमी इसी तरह की बात कर कि हमको जनता कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए कहने में और करने में अंतर होता है। अगर हम अपने मन से करते तो हम अब 2020 चुनाव हुआ, 2019 चुनाव हुआ, 2024 चुनाव हुआ, बीच में उपचुनाव भी हुआ, और हमारे क्षेत्र में भी उपचुनाव हुआ है दरभंगा में। अच्छा, हाँ, ये अलग बात है कि वो सुरक्षित क्षेत्र था, उस क्षेत्र सुरक्षित था, लेकिन हमने कहीं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। अगर ऐसा रहता तो हम पार्टी ज्वाइन कर ले, बहुत हम ज्वाइन कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई पार्टी वाला नहीं रखेगा, लेकिन हम कोई पार्टी की तरफ रुझान भी नहीं रखते हैं, ना ही अभी तक ज्वाइन किए। तो अगर युवाओं को लगेगा कोई चोर लुटेरा बलात्कारी सदन में जाता है, सांसद विधायक मंत्री बन जाता है, अगर संघर्षी लड़ने वाला कोई युवा सदन में जाए तो अच्छी बात होगी ना कि छात्रों का मुद्दा सड़क से सदन तक उठेगा। आज सदन में छात्रों का मुद्दा क्यों नहीं उठता है? और हम तो चाहेंगे कि बिहार के जितने भी युवा संघर्षशील है, ईमानदार है, वो आगे आए और इलेक्शन लड़े। हम सपोर्ट करेंगे उनका। दिलीप हम लड़ेंगे, यही लड़ेंगे। दिलीप कुमार क्यों नहीं नेतृत्व करे उसका? दिलीप कुमार आगे आए और युवाओं को अपने साथ लेके आगे बढ़े। देखिए मैंने क्या कहा, अगर युवा कहेंगे, बिहार के छात्र तय करेंगे, बिहार के युवा कहेंगे तो हम जरूर तैयार हो जाएंगे। अभी हम 2 मिसाइल पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार के युवा ने हमें आगे किया कि आप आंदोलन कीजिए भैया हम लोग के लिए, तो हम 2 मिसाइल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन किए। बिहार के छात्र हमें बोले तो हमने आंदोलन किया। ऐसा नहीं कि हम अपने मतलब पर्सनली कुछ कर रहे हैं, यहाँ हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तो जब छात्र कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। छात्रों का मतलब क्या? बहु माने संख्या होनी चाहिए, बहुमत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग कहेंगे तो हम कर देंगे, नहीं। अगर संख्या होगी, जैसे बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, तो बहुमत होगी जिसकी, वैसा हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में संघर्षशील युवाओं को जाना चाहिए, ताकि सदन में भी छात्रों की आवाज बुलंद हो। और अगर छात्र हमें कहेंगे तो हम इसके लिए सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। इलेक्शन मतलब कि 2025 विधानसभा चुनाव में ऐसी संभावना बन सकती है कि दिलीप कुमार चुनाव लड़ सकते बन सकती है, इसमें कोई ये नहीं है भाई। क्यों नहीं? अच्छे लोग को जाना चाहिए सदन में, जरूर जाना। छात्रों के मुद्दे को उठाने वाला कोई हो। और चुनाव लड़ने में आप जानते हैं कि क्या होता है, पैसे खर्च होता है, तो हमारे पास वैसा संसाधन नहीं। जो बात है, अगर छात्र चाहेंगे, छात्र कहेंगे तो हम पैदल चल के, हम जैसे आंदोलन करते हैं, पैदल चल के वो काम करेंगे जहां तक संभव होगा। लेकिन छात्रों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए, और ये अकेला दिलीप कुमार नहीं, बल्कि बिहार के कुछ युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तब ये संभव हो पाएगा। एक और चीज बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, बहुत जब बातचीत हम करते रहते हैं कि दिलीप कुमार जो है सो आंदोलन में व्यस्त रहते हैं, सब कुछ ज्यादातर समय इसी सब में देते हैं, तो उनका जो है जीवन यापन कैसे चलता है? उनका घर परिवार जो है सो किस तरीके से उस चीज को मैनेज करते हैं, कैसे? देखिए मेरे पिताजी क्लर्क रहे हैं, रिटायर किए 2016 में, तो उनको भी पेंशन मिलता है। और खेती बाड़ी हम लोग का है, तो और गाय है,
तो गाय तो 15-16 गाय है हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब हाँ, गाय है। गौ पालक भी हैं। हाँ, गौपालक मेनली हम लोग किसान परिवार से हैं। तो इससे होता क्या है कि उसमें से समझ लीजिए कि 2 गाय मेरा हिस्सा है, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी मेरे बड़े बड़े भैया का है, मंझले भैया हैं, अपना वो रोजगार करते हैं, अलग-अलग है। मतलब हम समझिए कि एक तरह से बेरोजगार, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बेरोजगार भी है। तो घर से मतलब हम लोग का संयुक्त परिवार है, तो हमारा जो घर का खर्च होता है, अपना जो निजी खर्च होता है, मेरी पत्नी का जो खर्च होता है, बच्चे पे जो खर्च होता है, वो सारा चीज़ हमारे परिवार से अभी तक मिल रहा है, संयुक्त परिवार है। तो समझिए तो हम उसमें क्या करते हैं कि देखिए कहावत है ना कि माने जितना लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारी। तो हमारे पास जितना संसाधन है उसी अनुसार हम काम करते हैं। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा बाइक से चलेगा, 4 व्हीलर से चलेगा। हमारे पास नहीं है अपना, तो पैदल चलते हैं भाई, ऑटो से, रिक्शा बस से आना-जाना करते हैं, ट्रेन से आना-जाना करते हैं। आंदोलन में भी देखिएगा पैसा नहीं रहता है तो बड़ा जो लाउड स्पीकर होता है वो नहीं हो पाता, छोटा लाउड स्पीकर होता है। कभी-कभी देखिएगा लाउड स्पीकर रहता ही नहीं, रास्ता इनको अभी डोमिसाइल को लेके छात्र कुछ आपस में कर रहे हैं चंदा ताकि अच्छा से आंदोलन हो। तो अब देखिए छात्र से कितना पैसा आएगा। अधिकतर आंदोलन में होता है कि हम मतलब छात्रों को भी बोलते हैं कि नहीं आप लोग चंदा-वंदा ये सब मत कीजिए। लेकिन कभी-कभी होता है कि एकदम आवश्यक हो जाता है, तो जैसे अभी डोमिसाइल के लिए स्टूडेंट्स ने ही कहा कि भैया हम लोग आपस में कुछ चंदा करते हैं ताकि तिरंगा झंडा, बैनर, पोस्टर ये सब हो जाए, लाउड स्पीकर हो जाए। तो हमने कहा ठीक है आप लोग आपस में कुछ कर लीजिए, जो ही हो जाए। तो अभी स्टूडेंट का अब कितना आएगा अभी तो देखने वाली बात है। लेकिन वही है कि मैं अपने खर्च को बहुत कम कर देता हूँ। जहाँ होता है पैदल अधिकतर चलते हैं। बहुत मतलब सस्ता कपड़ा पहनना, एक ही कपड़ा बहुत जब तक चल सकता है चलाना, तो ये सब इसलिए कि पैसा बचाते हैं। छात्र युवाओं के हित के लिए अपना त्याग करें, अपना निजी जो है सुख सुविधा हो इसका त्याग कर खर्च से बताते हैं वही खर्च बचा लेते हैं, पॉकेट खर्च जो घर से ही मिलता है उसको बचा लेते हैं। अब देखिए अब जब आपने कहा तो अब हम लोग का मिथिला में होता है कि आप ससुराल गए तो गुड़ लगाए बोलते हैं उसको मिलता है। अब जैसे घर में कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे मेरे बच्चे का बेटा का ये छठियारी था तो उसमें जो गेस्ट लोग आए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, पैसा दिए। तो वो सारा चीज़ हम क्या करते हैं कि वो हुआ कि अब हम अपने पास रख लिए, वो खर्च हम सार्वजनिक हित के लिए कर दिए, जैसे आंदोलन में कर देते हैं। तो ये सब इसी तरह मेंटेन करते हैं। जैसे शादी में जो हमें मिला पैसा, गुड़ लगा ये सब होता है, वो सब पैसा हम बचा के सिर्फ आंदोलन के लिए रख लेते। दहेज लेके शादी ना किए थे। ना वो सब चीज़ अगर होता तो पता चल जाता। अब जो है सो रैपिड फायर राउंड, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है आप। अगर आप एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाए तो सबसे पहला निर्णय क्या लेंगे? देखिए ये तो बहुत ये कह दिए तो कहीं दूर-दूर तक नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपने सवाल किया, अगर तो हाँ सवाल किए तो जवाब दिए। तो अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं उन शिक्षा माफियाओं को गिरफ्तार करवाऊँगा 24 घंटे के अंदर, जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त है। वो कोचिंग माफिया हो, बड़ा-बड़ा नेता हो, बड़ा-बड़ा अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, 24 घंटा के अंदर उसको जेल भेजवा दें। आखिरी बार झूठ कब बोले थे और क्यों बोले थे? देखिए झूठ बोलने की तो बात जहाँ तक है अभी तक तो हम झूठ वैसा बोलते ही नहीं है। झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। अब होता है कि आंदोलन के दरमियान जैसे अब मान लीजिए अरेस्ट हो जाते, तो उस दरमियान थोड़ा-सा ये घर में बोलवाना पड़ता है कि 1-2 दिन में निकल जाएँगे, ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो। ये हम भी चूँकि हम तो अरेस्ट हो जाते हैं, तो हम तो बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उनको हम बोल देते हैं कि अगर घर से फ़ोन आए तो बोलेगा 2-3 दिन में बाहर आ जाएँगे। 3 चीज़ जो आप जेल गए, 2 बार आप गए, जो मिस किए। जेल जाने के बाद मिस किए कि कोई मतलब किसी चीज़ का याद आया, ये 2-3 चीज़ें कोई? देखिए जेल जाने के समय मिस करने वाली बात तो यही होता है कि भाई कितना दिन रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं रहता है। और यही एक चीज़ मिस करते हैं कि भाई जब हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए जेल जा रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ते-लड़ते हमको जेल भेजा जा रहा है, तो कम से कम उन युवाओं को चाहिए, छात्रों को चाहिए कि अपने-अपने जिला में जहाँ भी वो हैं, सड़क पे उतर जाए, कैंडल मार्च कम से कम निकाले। ये चीज़ हम मिस करते हैं। हालाँकि 6 दिसंबर को जब हम अरेस्ट हुए थे तो बहुत जिला में कैंडल मार्च निकला था। लेकिन सभी जगह निकलना चाहिए, चाहे वो गाँव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो, 10 लोग ही हो, 5 लोग ही हो, सड़क पे उतरना चाहिए। कोई एक ऐसा कानून बिहार में है जिसे आप बदलना चाहेंगे? या बदलना चाहिए? देखिए अब तो ये तो थोड़ा-सा हो जाता है अलग तरह का सवाल। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए तो उसमें मैं ये कहूँगा कि
सबसे पहले तो यही कानून बनना चाहिए कि शिक्षा माफियाओं पे स्पीडी ट्रायल और उसकी सारी संपत्ति जब्त और 3 महीना के अंदर उसको सजा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान हो और कठोर से कठोर सजा हो, 15 साल कम से कम सजा है। छात्रों के हित में बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? जब ये इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अब बिहार की ये जनता तय करेगी। अब देखिए, कोई एक ऐसा होता तो हम जरूर बता देते, ठीक लेकिन है, चूंकि ऐसा कहते हैं इसको, खान सर को आप कोचिंग माफिया मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कोचिंग माफिया, क्योंकि स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। पसंदीदा बिहारी भोजन? देखिए, अब बिहारी भोजन अब हमको कहेगा तो हमको तो चूड़ा दही सबसे ज्यादा पसंद। मिथिला कहते चूड़े दे, चूड़ा दही चूड़ा दही का अलावा बताओ चावल का खीर पसंद है, लिट्टी चोखा पसंद है। फेवरेट स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड जो नुक्कड़ पे मिलता है, ठेले पे मिलता है, कोई चीज ऐसा जो आपको बहुत पसंद होता है, आप कहीं जाते हो स्पेशली कि वहां पे जाना है, उस ठेले पे जाना है, खाना है? वैसा कुछ है नहीं। तो अभी आप देख रहे थे दिलीप को, दिलीप जी को, छात्र नेता दिलीप को, जो अभी बता रहे थे पूरी अपनी जर्नी, किस तरीके से वो छात्र आंदोलन में आए, किस तरीके से वो अपने खर्चों को मैनेज करते हैं, किस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, पारिवारिक किसान पृष्ठभूमि के घर से आते हैं, किस तरीके से परिवार को मैनेज करते हैं, किस तरीके से कोचिंग माफियाओं का जो है जो जो रोल है पेपर लीक में, इन सारी चीज़ों पर उन्हें विस्तार से बात की है। और उन्होंने राजनीति को लेकर भी एक बात कही है कि अगर छात्रों को, युवाओं का अगर इच्छा हो, अगर युवा हमको कहे कि हाँ आपको राजनीति में आना चाहिए, तो हम राजनीति में आएंगे और 2025 में भी आ सकते हैं। तो मेरा एक आप लोगों से, बिहार के युवाओं से, छात्रों से, अभ्यर्थियों से एक सवाल है कि क्या छात्र नेता दिलीप को राजनीति में आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।